अनस सईद आपके साथ। आप सुन रहे हैं सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ट्यून इन किया। हम सबके हर दिल अजीज जो हमें अफसरदा छोड़ गए, अंकल सरगम और अलमारूफ और हमारे प्यारे फारूक कैसर साहब मरहूम। जब फारूक कैसर साहब की बात आती है तो उनसे की हुई तमाम तर मुलाकातें और ख़ुसूसन जो उनकी नशिस्त सुनो एफएम पर रही, और वो नशिस्त तो जो ऑन एयर आप सुनते हैं वो तो होती ही है क्योंकि आप पूरा पाकिस्तान सुन रहा होता है, लेकिन उस नशिस्त के बाद जो उनके साथ नशिस्त हुआ करती थी, आप यकीन जानिए उनका एक एक लफ्ज़ जिसमें आप कुछ बात करते हैं उनके साथ तो सीखने का मौका ही मौका है। तो मुझे ये एजाज़ रहा कि फ़ारूक कैसर साहब के साथ कई बार मुलाकातें हुई, और चूँकि इस्लामाबाद में ही वो रहा करते थे और हमारा जो गुज़िश्ता यूँ समझिए कि स्टूडियो था उसके बहुत ही करीब उनका घर था, और उनके घर के बाहर CDA ने, जो कि यहाँ की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बाकायदा तौर पर अंकल सरगम और मासी मुसीबते का एक पूरा मॉन्यूमेंट बनाया हुआ था जो कि उनके घर की खूबसूरती बढ़ाता था। तो फ़ारूक कैसर साहब जो है वो 31 अक्टूबर 1945 को लाहौर में पैदा हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA से तालीम हासिल की, और फिर कई जामियात के अंदर जो पुतली का आर्ट था उसके बारे में पढ़ाया। एक ऐसा आर्ट था जो जिसके एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के अंदर कम मौजूद थे, और उन्होंने मुझे बताया एक मरतबा कि वो एक्चुअली एयरफोर्स में जाना चाहते थे, और उनका इंटरव्यू भी हुआ। और जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि जी पैनल का जो इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें 3 बोर्ड मेंबर्स थे जो कि इंटरव्यू ले रहे थे, और उनमें से जब तीसरे साहब की बारी आई तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे लगता नहीं है कि आप जो है ना वो एयरफोर्स में आकर कोई मतलब उस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे जिस तरह से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने लाइटर साइड पे कहा कि जी आपके साइज के जहाज हमारे पास नहीं है क्योंकि 6 फीट उनकी माशाल्लाह हाइट थी और कदामत थे, और वो बहुत ही नफीस शख्सियत के मालिक थे। जब वो गुफ्तगू किया करते थे बहुत ही इज्जत दिया करते थे, वो हमेशा अपने से छोटी उम्र के अफराद को भी बहुत इज्जत दिया करते थे, हालांकि उनका बहुत बड़ा नाम था। यानी अभी आप देखिए तो अभी 23 मार्च के ऊपर उन्हें तमगे से नवाजा गया है, और वो व्हील चेयर पर गए थे। मुझे बड़ा दुख हुआ था उनको देखकर कि वो व्हील चेयर पर तशरीफ लाए थे, लेकिन उसी से अंदाजा हुआ कि जी वो काफ़ी ज़्यादा अलील थे और अब वो हम में नहीं रहे हैं। लेकिन उनकी बड़ी खिदमात हैं। एक दौर था, यानी समझिए कि दौर फारूक कैसर था, दौर अंकल सरगम था, कि जिसके अंदर उन्होंने हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ एक ऐसा ताउन किया और इस तरह से हमारे बच्चों को तरबियत दी। क्योंकि पहले जो है ना टेलीविज़न बाकायदा तरबियत के लिए, हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी तालीम और तरबियत के लिए बहुत काम किया करता था। अभी भी यकीनन करता होगा पाकिस्तान टेलीविज़न, लेकिन पहले जो तनासब था कंटेंट के अंदर वो तरबियत और तालीम दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जाती थी, और इस तरह के प्रोग्राम मुरतब दिए जाते थे कि जब आप उन प्रोग्राम्स को देखा करते थे तो एक तो फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हुआ करते थे, और फिर जो मिज़ाह हुआ करता था, तंज़ व मिज़ाह, एक्चुअली आज तो वो जुगत में तब्दील हो गया ना, लेकिन पहले जो तंज़ व मिज़ाह हुआ करता था उस तंज़ व मिज़ाह के अंदर एक सोच कार फरमा थी, एक सोच पिन्हा थी, और उस सोच के जरिए वो लफ्ज आया करते थे। वो लफ्ज ऐसे नहीं हुआ करते थे कि बस आपका दिल चाहा, जो दिल चाहा आपने फिलबदी बोल दिया। वो बाकायदा सोचा जाता था, लिखा जाता था। तो अंकल सरगम का ये खासा रहा है कि उन्होंने जो सियासी बात भी वो किया करते थे वो ऐसे गैर सियासी अंदाज में किया करते थे, और इस तरह से वो तंज और मिजाह किया करते थे कि बहुत सारे हुक्मरानों के लिए उसमें सीखने का बहुत बड़ा मौका हुआ करता था। तो इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, चूंकि ये खुसूसी सेशन है तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको मुख्तलिफ पैगामात भी सुनवाए जाएं और हम शख्सियात से भी बातचीत करें। हमारे और आपके प्यारे जनाब ख्वाजा नजम साहब, जो कि आपके लिए सुनो FM पर प्रोग्राम मेलोडी टाइम भी पेश करते हैं, और इनकी ख्वाजा साहब की बड़ी खिदमात रही हैं, खुसूसन बिलखुसूस जो मौसीकी के प्रोग्राम्स हैं उनको तो उन्होंने एक नई जहत दी है और आज तक भी देते हैं बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ। तो ख्वाजा साहब जो है वो चूँकि पाकिस्तान टेलीविज़न के डायरेक्टर प्रोग्राम्स भी रहे हैं और अरसे तक उन्होंने खिदमत की है पाकिस्तान टेलीविज़न की, आपके लिए और हमारे लिए एंटरटेनमेंट का एक ऐसा खजाना छोड़ा है कि जो आज भी हम देखते हैं तो हमें बड़ा लुत्फ आता है। कैसे मिजाज आपके? क्या हाल है, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा साहब, आज मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे हर दिल अजीज फारूक कैसर साहब अलमारूफ अंकल सरगम, जो अब हमें नहीं रहे। तो मैं सबसे पहले जानना ये चाहूँगा कि आपकी मुलाकातें उनके साथ रहीं, और रहीं तो कैसी रहीं, और आपके साथ जो उनकी गपशप रही उनकी शख्सियत के कुछ पहलुओं पर नजर डालिए।
जी, ये अर्ली 70s की बात है। अब वैसे तो मैं आपको बता दूं कि शुएब हाशमी साहब हमारे उस्ताद थे गवर्नमेंट कॉलेज में, मैं अरशद जी महमूद। अच्छा, जी नेशनल कॉलेज में सलीमा हाशमी उनकी बेगम हुआ करती थी, वहां पे नैयरा नूर हुआ करती थी और फारूक कैसर। जी हम सारे लोग इकट्ठे ही टाल मटोल सच कब जब उन्होंने शुरू किया टेलीविजन पे, सही और उससे पहले अक्कर बक्कर। सही तो अक्कर बक्कर में ज्यादा काम फारूक ने किया, क्योंकि वो बी बतख एक जी उस जमाने में उन्होंने देखिए 1972 की बात है, जी उन्होंने उस वक्त पपेट्स बनाने शुरू कर जी दिए थे एज अ स्टूडेंट जी इन नेशनल कॉलेज जी ऑफ आर्ट्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता वी वर्क टुगेदर, सच कप, टाल मटोल, ये लोग तो खैर सिंगर और एक्टर्स और पपेटियर्स वगैरह थे। मैं आई बिकेम अ डायरेक्टर, जी तो उनके साथ बहुत साथ रहा। अब आप सोचेंगे अगर 70s की बात कर रहा हूँ तो अब तक, यानी कल परसों यानी उनके जाने से पहले अरशद महमूद आए हुए थे, तो वी हैड अ लॉन्ग सेशन, वी वेंट डाउन मेमोरी लेन, हम यही गुफ्तगू कर जी रहे जी थे। जी जी तो जी उन्होंने बहुत नाम बनाया। उसके बाद फिर उन्हें रोमानिया में पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनेट किया एज अ पपेटियर, और वो वहां पे ट्रेनिंग 5 साल की लेके आए थे वापस। जी 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 अब आप देखिए कि कितना उसके आते ही उन्होंने कलियां शुरू किया हाँ 75 में पीटीवी बिल्कुल सही इस्लामाबाद सेंटर से, जी और वो कितना कामयाब अभी तक चल रहा है वो। अभी तक हमारे जी जहन हाँ, पर नक्श हैं वो बातें। जी और अच्छा बिल्कुल। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बड़ी एक यूं समझिए कि ताज्जुब की बात भी है, और यूं समझिए कि बड़ी ऑनर की बात भी है कि हम जब उस दौर की कोई चीज आज भी देखते हैं तो वो लगता है कि ये आज के दौर की चीज है। ये क्या खास बात है? मैं आपको बताऊं, इसलिए कि देखिए उस वक्त हमारे उस्ताद बहुत अच्छे होते थे जी जिनसे हमने सीखा। जी अब सेकंड लाइन कोई नहीं है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल हाँ भी कोई नहीं है, ना हमने बनाई। कमजोरी हमारी, अब देखो कितने पपेटियर्स अब अपने काउंट करेंगे फारूक और पीरूज के बाद, जी अलावा जी कोई जी भी जी नहीं है। जी जी ना कोई ट्रेनिंग पे बाहर भेजा जा रहा है, ना कुछ हो रहा है। जी हर महकमे में मेरा तो यही ख्याल है कि सेकंड लाइन हम नहीं बना रहे। मैंने खुद एज अ ट्रेनर, हमने कितने प्रोड्यूसर्स वगैरह कोशिश की बनाने की, जी मगर बात बन नहीं रही। सही देखिए फारूक के जो किरदार होते थे वो माशरे के किरदारों को तंज मिजाज के जरिए पेश किया जाता था, एब्सोल्युटली और कितना कामयाब। अंकल सरकम खुद थे, और देखें वो उनको शायरी भी कर लेते थे, जी गुड पोएट, कॉमेडी भी करते थे। जी आपको याद होगा कि एक गाना था कोमल कोमल, जी नाजिया कोमल, हसन जी ने हाँ। गाया था, जी वो जो नैयरा ने भी गाया था पहले, जी, 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 सच में ही हमने किया था। जी, जी, जी। तो वो बहुत कामयाब, ये फारूक ने ही लिखा था। हाँ। बहुत, मैं कहता हूँ ऑल इन वन। मुझे वो बता रहे थे एक मर्तबा कि तकरीबन कोई 3500 लिखे हुए उनके गाने जो है वो मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर एयर हुए हैं। 3500। जी, वो नाम नहीं देना चाहते थे जी। क्योंकि उस जमाने में शर्माते थे, यार छड्डो मेरा नाम अच्छा। ना दे। अब हाँ जी, आप सोचिए। अच्छा, फिर कॉमेडी के प्लेस बहुत किए उन्होंने बुशरा जी, के जी, साथ, जी, मैंने जी, खुद किए ईद के मुख्तलिफ, और बड़ा अच्छा लिखा करते थे। जी अब आप देख लीजिए, आपके सामने ही है। अब हमारे कितने ही लोग हमसे ये पिछले महीने में कमल नसीर बिछड़ अरे गई, हसीना हसीना आपा, मोइन देखिए जी। हमारे माइक पे दोनों बैठी हुई थी जी, अभी जी, पिछले जी, 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 महीने की। बिल्कुल, बिल्कुल। तारिक अजीज चले गए। जी। अच्छा, शौकत अली जो जी, किंग जो ऑफ पोप सिंगर वो जी, चले किंग गए, ऑफ, और हाँ, अब फारूक। exactly, जी हाँ, देखिए ना, जी, द जनरेशन इज ड्रॉपिंग वन बाय वन, एंड गोल्डन हिस्ट्री ऑफ पीटीवी Absolutely. डिसअपीयरिंग विद देम। ये Absolutely. तो सबसे बड़ी दुख की बात। मैं ख्वाजा साहब ये जरूर जानना चाहूंगा, मैं अक्सर इस बात का तस्करा भी करता हूं कि जब हम अपने आर्टिस्ट की आर्काइव ढूंढने के लिए जाते हैं किसी भी फोरम के ऊपर, तो हमें यूट्यूब पर कुछ लोगों की अपनी पर्सनल अपलोडिंग्स तो मिल जाती हैं, लेकिन ऑफिशियल आर्काइव जो है ना वो कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां से कोई कॉपीराइट, कोई रॉयल्टी जाए उन आर्टिस्टों को। तो ये आप समझते हैं कि इस तरह का कोई इकदाम करना चाहिए है कि बहुत जरूरी है, ताकि आर्टिस्ट की जो बेहद साख जरूरी है है। वो मजबूत हो? मैंने अभी जी। जब मैं गया था, अभी मैंने पीटीवी मैंने कहा था, मैंने कहा देखिए आर्काइव्स आपके पास इतने, मगर मुझे क्योंकि याद है कि कौन किसने क्या किया हुआ है, और आई जी। कैन इवन पिक जाके टेप, इस टेप में ये टेप है, बिकॉज मैं 5 साल जनरल मैनेजर हर सेंटर पे रहा हूँ, तो मुझे टेपों का भी पता होता है। सही, और उनसे सही। कहा भी, मैंने कहा इसको आर्काइव डिजिटाइज कर लीजिए, जी, जी, जी। ये बहुत जरूरी है। जी। बल्कि स्मिथसोनियन वाले भी पीछे आए थे, उन्होंने जी। पीएमसीए को डिजिटाइज किया, जी। बट टेलीविजन पे पता नहीं क्यों नहीं इसकी तरफ जी। तवज्जो दी गई। हालांकि ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल। ये होना चाहिए बिल्कुल। इन चीजों को। तो अभी माशाल्लाह इसी 23 मार्च को 2021 में उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। जी, सदर जी हाँ, पाकिस्तान जी ने हाँ। उन्हें नवाजा उस जी। एजाज से। और जब वो व्हील चेयर पर आए थे तो मुझे बड़ा दुख हुआ था कि अब वो अलील हो गए हैं बहुत ज्यादा। उससे पहले ही मैं मिल चुका था, जनवरी में ना, वो व्हील चेयर पे ही थे। अच्छा। तो उनको हाँ डायबिटिक थे बहुत ज्यादा, जी। और उसकी वजह से ये भी उनको हो गया। अच्छा। फिर, आप ठीक, देखिए, ठीक। जी हाँ, ये भी है। ठीक। तो अब आपको लगता है कि उन पपेट्स यानी अंकल सरगम क्या अब एक तारीख हो गए? तारीख हो गई। तारीख हो गए।
जी तारीफ है। आप बताइए, अगर आपके सामने कोई है तो मुझे बताएं, मैं वी वुड लाइक टू ब्रिंग हिम ऑन टेलीविजन, या यहाँ लेके आइए कोई ऐसे पपेटियर्स यंग लड़के नेशनल कॉलेज से या उधर से, पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो वेयर दे गो। बट अफसोस ये होता है कि टेलीविजन में ना अब जो यूट्यूब पे भी लड़के और तरह का मिजाज हो चुका है अब टेलीविजन का। आप जिस तरह आपने कहा ना हंसी मजाक और उसके किस्म का बातें, लड़ाई झगड़े मॉर्निंग शोज में, इस तरह के कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव बातें जो थी, जिस तरह आप मुस्तनसर हुसैन तारड़ आया करते थे प्रोग्राम में मॉर्निंग में, तो चाचा लोग उन्हें कहते थे और कितना पसंद किया जाता था। वो सीखते थे हम उन चीजों को देखकर, हम सीखा करते थे जी, कुछ ना कुछ हम लेकर उठते थे उन प्रोग्राम से। तो इसका हल मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप अगर आपके पास है तो बताइए, टेलीविजन को लिख के हम कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, जरा फॉलो कीजिए। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। ख्वाजा नजम साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, एक्स डायरेक्टर प्रोग्राम्स पाकिस्तान टेलीविजन। हम बात कर रहे हैं फारूक कैसर साहब मरहूम के हवाले से, आज हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। और क्या खूबसूरत अल्फाज लिखा करते थे। उन्होंने एक जगह बताया कि मैं जब एयरफोर्स से यूं समझिए कि रिजेक्ट हुआ कि मैं पायलट बनना चाहता था, मैं वो बन नहीं पाया, तो वो कहने लगे कि मैं साइकिल पर जा रहा था वापस घर, तो साइकिल जो है वो मॉल रोड पर तेज तेज चला रहा था, तो अचानक जो है वो मैं एक जगह रुक गया और कहने लगे कि एक दोस्त ने मुझे कहा था कि फारूक तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो ये जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, ये कहते हैं कि जी ये पहले मियो हुआ करता था और मियो के नाम से, मियो कॉलेज के नाम से हुआ करता था, तो इसको फिर बाद में रीनेम किया गया। तो उन्होंने कहा मैं उसके अंदर चला गया साइकिल लेकर और मैंने कहा मैं टेस्ट दूंगा, तो वहां इत्तेफाक से उन्होंने कहा कि उसी वक्त टेस्ट जो है वो हो रहा था, तो मैंने टेस्ट दे दिया और मैं टेस्ट में पास हो गया, फिर मैं सिलेक्ट हो गया और उसके बाद फिर मैंने सीखना शुरू कर दिया। तो उनके वालिद मोहतरम ये चाहते थे कि वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग के अंदर आए और उन्होंने अपने किसी दोस्त से जिनकी फैक्ट्री थी बात की हुई थी कि जी वो उन्हें रखें नौकरी के ऊपर। तो जब उन्होंने ये आर्ट सीख लिया तो वो उन्हें अपने दोस्त की फैक्ट्री के पास ले गए और उनसे मुलाकात के लिए शेखुपुरा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो जब वो शेखुपुरा गए तो शेखुपुरा में जाके उनका इंटरव्यू किया उनके वालिद साहब के दोस्त ने, और उन्होंने कहा हाँ भाई मुंडिया दस के क्या सीखा, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो ये पपेट बनाने आते हैं और ये ड्राइंग बनानी आती है। उन्होंने कहा तो कपड़े का क्या करोगे? उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं मैंने सीखा, मैंने तो एक्चुअली आर्ट के अंदर जो है वो डिग्री हासिल की है। तो वहां से भी वो यूं ही लौट आए। तो उसके बाद अभी जो ख्वाजा नजम साहब बता रहे थे ना, जो बी बतख का कैरेक्टर उन्होंने पहली मर्तबा तख्लीक किया था बाकायदा, और वो बता रहे थे कि उसके पैसे भी उन्होंने नहीं कोई एक्सपेक्ट किए थे कि इसके पैसे मुझे मिलेंगे। और जब बतख तख्लीक कर ली तो उसमें से वो जो सांस लेने का जगह थी कि सांस जब आप पपेट के अंदर आ जाते हैं तो एक्चुअली आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। अक्सर हम जाते हैं किसी मॉल के अंदर, कोई पपेट घूम रहा होता है तो वो अंदर एक बंदा होता है बाकायदा। तो फारूक कैसर साहब कहते हैं कि जी मैं उस पपेट के अंदर था और मैंने उसमें ना वो जल्दी में वो बी बतख बनाई, तो मैं उसके पर हिलाता रहा और काफी देर परफॉर्म करता रहा और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग के दौरान ही गश खा के गिर गए क्योंकि उसके अंदर सांस लेने की जगह नहीं थी। क्या खूबसूरत बातें हैं ये, उफ माय गॉड, इतनी यादगार चीजें हैं ये कि जो हम कभी भुला ना पाएंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली नस्लों तक ये बातें पहुंचाएं। हम अंकल सरगम को कभी अपने दिलों से नहीं खत्म होने दें, अपने बच्चों के जहन में भी डालें। और अगर आज के दौर में भी कोई अंकल सरगम के कैरेक्टर को जिंदा रख सकता है तो जरूर ये काविश करें, क्योंकि ये भी एक आर्ट है। और ये जो पपेट्री है ये दुनिया भर के अंदर इसके बड़े बड़े शोज होते हैं, बहुत पॉपुलर शोज होते हैं दुनिया भर के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि इसको एक ऐसा समझा जाता है कि पता नहीं भाई ये क्या काम है, क्या आपने हाथ में पपेट लिया हुआ और आप परफॉर्म कर रहे हैं या आप पपेट बनकर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जी एक आर्ट था और एक दौर के अंदर ये पपेट जो है वो सुने जाते थे, इनके बारे में जब भी कोई बात होती थी तो वो लोग सराहते थे। खालिद अनम जो कि मशहूर न सिर्फ गुलकार हैं, आर्टिस्ट हैं और बहुत ही मोहतरम है, उन्होंने अपना खुसूसी तौर पर पैगाम हमें भेजा और उन्होंने हमें बताया कि फारूक कैसर साहब के हवाले से उनकी क्या यादें हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद अनम है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सुनो मॉर्निंग्स विद दानिश सईद में। और मैं बहुत ममनून हूँ दानिश सईद का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं फारूक कैसर साहब जैसी शख्सियत के बारे में कुछ अल्फाज बयान करूँ। फारूक भाई से मेरे बहुत कॉर्डियल, बहुत अच्छे, बहुत मोहब्बत वाले ताल्लुकात थे, क्योंकि आखिरी अदवार में कोविड के आने से पहले हम जो चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल था उस हवाले से उनसे बड़ी मुलाकातें रहीं। आखिरी दफ़ा पेशावर में उनसे मुलाकात हुई थी, फिर वो कराची जब आते थे मुझसे मुलाकात करते थे, बात करते थे।
उनका फन तो वैसा हो नहीं सकता किसी का, यानी उन्होंने पाकिस्तान में सटायर को एक नया रंग दे दिया। पाकिस्तान में तनकीद, एक सेहतमंद तरीके से तनकीद करने का जो रिवाज डाला, वो मैं समझता हूँ फारूक कैसर ने डाला। उससे पहले कमाल अहमद रिजवी ये काम करते थे अपने थिएटर और ड्रामों के ज़रिए, लेकिन रोज़मर्रा के उन्वानात को उठा के फारूक कैसर साहब ने ये काम किया। शख्सी तौर पे बेहतरीन इंसान थे वो, मोहब्बती, इतने हम्बल, इतने झुके हुए। और वो सही फरमाया है बुजुर्गों ने कि जो फलदार दरख्त होता है वो झुका हुआ होता है, अकड़ता तो सिर्फ सूखा दरख्त है। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम से कि रब्बुल आलमीन फारूक कैसर साहब की दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी रूह को जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता करे। शुक्रिया बहुत बहुत। आमीन सुमा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अनम साहब आपके इस मोहब्बत का, आपके इस पैगाम का। और यकीनन जिन लोगों ने उनके साथ वक्त गुजारा है तो वो वक्त यकीनन याद आता रहेगा। और जैसे कि अभी ख्वाजा नजम साहब भी कह रहे थे कि हमारे ऐसी ऐसी शख्सियात हमें इस 2021 के अवाइल में छोड़ गई, जैसे कि हसीना आपा, हसीना मोइन आपा, और हमारी और आप सबकी प्यारी कमल आपा। क्या खूबसूरत शख्सियत की मालिका थी और क्या ज़बरदस्त उनका अंदाज़ गुफ्तगू था, किस तरह से वो लफ्ज़ों को अपनी आवाज़ में पिरो दिया करती थी। मैं जब भी उनके सामने उनके प्रोग्राम के दौरान में बैठा हूँ तो यकीन जानिए मैं कुछ ना कुछ उनसे सीख कर उठा हूँ। और इतना अदब, इतना लिहाज, इतना, जैसे बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही कि अकड़ता तो सूखा दरख्त है, जो फलदार दरख्त होता है वो हमेशा झुका हुआ रहता है। तो ये हमारे वो असातिज़ा हैं जिन्होंने हमेशा हमें बहुत ही आजिज़ी के साथ डील किया और इसीलिए उनकी इज्जत और बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई। तो खालिद अनम भाई ने मुझे ये भी भेजा कि ईद पर उनको जो लास्ट पैगाम भेजा फारूक साहब ने, वो था कि कोरोना है ईद की खुशी है भले, कोरोना है ईद की खुशी है भले, मिलाना ना हाथ और ना मिलना गले। तो आइए सुनते हैं, थोड़ा सा कुछ यादें ताज़ा करते हैं कलियां की, जो कि एक बहुत ही मशहूर ज़माना प्रोग्राम था। और आज के बच्चे शायद इस कलियां से वाकिफ ना होंगे, लेकिन हम जिस एज ग्रुप में रहे हैं और हमने इन प्रोग्राम्स को देखते हुए बड़े हुए हैं, और कुछ तो और भी बड़े हो गए और शायद बुजुर्ग हो गए हों, लेकिन बहरहाल जी ये ऐसी एक ऐसा कंसीव्ड प्रोग्राम था, क्रिएटिव प्रोग्राम था कलियां, कि जिसको जब हम देखा करते थे तो उससे बहुत कुछ सीखा करते थे। रोज कुछ अच्छा बन रहा है आज। अंकल, अंकल मेरी एक बात मानेंगे आप? वो क्या बात है? अंकल मुझे 5 रुपए दे दे। 5 लो फिर, 1 2 3 4 और 5। जब देखो पैसे मांगता, जब देखो पैसे। और वो जो तुम पेट्रोल में हेरा फेरी करते उसका क्या हिसाब है? क्या आप मेरी ईमानदारी पे शक कर रहे हैं कि, और जो आप अपने रिश्तेदारों और वाकिफकारों को मुफ्त पेट्रोल देते हैं उसका कोई जिक्र नहीं? मुफ्त नहीं भाई, वो तो सरकारी दफ्तरों में बिल जो जाता है वो वापस ही नहीं आता, पास ही नहीं होता। कमाल है वैसे ये पोस्ट का। पोस्ट को छोड़े अंकल। कर ले दो कर ले। अंकल सलगम और मिस्टर हैका, आपने पेट्रोल पंप तो खोल लिया, आपको कुछ फायदा भी है इसमें, आप कर ले जो कर ले। नोनी बेटे, बात यह है कि खोलना तो हमने मासी का कुकर था, वो नहीं खोला तो पेट्रोल पंप खोल लिया है। अब इसमें फायदा क्या होना है ये तो अभी पता चलेगा ना, कोई गाहक तो आने दो। वैसे धोनी वायदा में तुम मुझे बताओ कि तुम आज स्कूल नहीं गए और तुम ये डिब्बा लेकर खाली क्यों बैठे हो? है पापा जी मैं गिरा पेट्रोल पी के मैं कहीं रुक नहीं सकता, बस स्टार्ट ही स्टार्ट हूं। तो ये क्या खूबसूरत जुमले हुआ करते थे जो लिखे जाते थे, और इसको कहते थे सही मायनों में तंज़ मिज़ाह। और आज ये जुगत में तब्दील हो गए हैं, थोड़े से बदतमीजी में तब्दील हो गए हैं। पहले बहुत शाइस्तगी के साथ मजाक किया जाता था और ऐसे जुमले रसीद किए जाते थे कि जो कि शायद बहुत ही तल्ख बात भी ऐसे शुगर कोटेड वे में मखमल के अंदर लपेट कर पेश की जाती थी कि वो बुरी नहीं लगती थी, बल्कि शायद जिसके लिए कही जा रही होती थी वो भी झूम झूम कर हंसते थे। एक छोटी सी कव्वाली है बड़ी मजे की, और वो कव्वाली भी सुनते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। हो जा तैयार कमर अपनी तू कस ले, हो जा तैयार कमर अपनी तू कस ले, आगे खड़े हैं बच्चों मसले ही मसले, आगे खड़े हैं बच्चों मसले ही मसले। हो जा तैयार कमर अपनी तू कस ले, हो जा तैयार कमर अपनी तू कस ले, आगे खड़े हैं बच्चों मसले ही मसले, आगे खड़े हैं बच्चों मसले ही मसले।
मसला, सबसे बड़ा है जिंदगानी का मसला, बिजली का मसला, साफ पानी का मसला, बिजली का मसला, साफ पानी का मसला, मसला तालीम का, आबादी का मसला, मसला तालीम का, आबादी का मसला, छोटी उम्र में हो जो शादी का मसला, छोटी उम्र में हो जो शादी का मसला, हंसना है जितना बच्चू, हंसना है जितना बच्चू आज ही हंस दे, हंसना है जितना बच्चू आज ही हंस ले, आगे खड़े हैं बच्चू मसले ही मसले, आगे खड़े हैं बच्चू मसले। हंसना है खुल के बच्चों आज ही है हंसले, आज आगे खड़े हैं मसले ही मसले। चलिए जी, आज के प्रोग्राम का इस सुनहरी लफ्ज़ों के साथ इख्तिताम करते हैं। फारूक कैसर साहब, आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अल्लाह ताला आपकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और आपको गरीक़ रहमत करे। आप वो शख्सियत थे कि जिन्होंने अपनी न सिर्फ अपने आर्ट के ज़रिए अपना नाम पहचान और पाकिस्तान को एक बहुत ही एक बेहतरीन सिमत दी आर्ट की फील्ड के अंदर, बल्कि आपने अपनी जो खुशगुफ्तारी है और अपना जो अखलाक है उसकी बुनियाद पर एक बहुत ही अच्छे इंसान के तौर पर हमेशा तमाम तर अपने स्टूडेंट्स को भी डील किया और हम जैसे जो खाकसार हैं उनको भी डील किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का। आप हमें सुन नहीं सकते, अब आप दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आपकी आवाज़, आपका ये जो अंदाज़ था, ये हमेशा इंशाअल्लाह ताला जिंदा रहेगा और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। जाते जाते उन्हीं का लिखा हुआ एक नगमा जो कि बाद में नाजिया हसन ने गाया, कोमल कोमल, और जैसा कि मैंने बताया कि 3500 के करीब उन्होंने नगमे लिखे, लेकिन बेशुमार नगमों में उन्होंने अपना नाम दिया ही नहीं कि ये उन्होंने लिखा है। हर दिन नया है, ये सोचकर उठिए कि ये दिन नवाब का है। जहां जरूरत हो मिल बैठने की, जुड़ जाने की, वहां आजकल थोड़ा फासले से बैठिए लेकिन दिलों से जुड़ जाइए, और जहां जरूरत हो सिर्फ आपकी, तो आप ही कमाल दिखाइए कि सब काम से ही रोशन नाम और काम ही करेगा रोशन नाम। हैव अ ग्रेट डे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुनने का। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये जो सेशन हमने किया है, ये दिन में किसी वक्त आप दोबारा भी सुन सकेंगे और साथ ही हमारे टाइमलाइन पर भी ऑडियो की सूरत में देख सकेंगे।